सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। जिंदा है तो प्यारा पूरा भर दे, कच्चा टूटे चूरा कांच कर दे। कच्चा टूटे हेलो 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 कांच कर दे। हेलो 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 क्यों पैरों में ये ख्वाब, कदमों से रेशम हेलो 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 पीछे कुछ न आगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। इस पल की क्या रीस सींच दे, आग गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे। गुड इवनिंग गुंजन, गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग अलाइस, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चेत्या मारकंडा, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं जी। चलो जी, गुड इवनिंग मधु, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। केम छो? माजामा माजामा। चलो जी, आओ जी फटाफट से आ जाओ जी। अब हमें आज ना हमें चैप्टर स्टार्ट करना है पीजीबीपी का आज। ठीक है जी, आज हमें चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करनी है पीजीबीपी की। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कई बच्चे कहते हैं कि सर इसको बहुत डिटेल में कराना, और हमें पीजीबी में दिक्कत आती है। तो आपको ना मैं एक एक ऑप्शन दे रहा हूँ, मतलब कराऊंगा तो मैं ऑब्वियस बात है आराम से कराऊंगा, बट अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो एक जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, मतलब मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल अल्टीमेट सीए, इस पे नहीं कह रहा, एक मेरे नाम से भी यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर प्लेलिस्ट में ना एक फोल्डर है जिसमें टोटल 6 क्लास पीजीबीपी की हैं 3-3 घंटे की। तो उसमें ना बहुत, मतलब वो रेगुलर बैच ही है, एक तरह से वो रेगुलर बैच ही है। तो अगर किसी को पीजीपी के अंदर बहुत गंदे वाली दिक्कत आ रही है तो आप उसको देख लोगे तो वो आपका एक तरह से रेगुलर बैच है। बट अगर एक बार आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसके बाद अगर इसको देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बट कई बार बच्चों को लगता है सर पीजीपी ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जिनको दिक्कत है तो मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर जाओगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है पीजीपी का, उसमें टोटल 6 क्लास पीजीपी की हैं। तो आराम से मस्त तरीके से आप उसको भी देख सकते हो। अगर आपको उसमें डाउट है, इवन आपने पहले नहीं भी पढ़ा तो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अगर एक बार आपने पहले पढ़ा हुआ है तो इसको देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है जी। यस यस पूजा, यस अमन, यस। सैलरी कब स्टार्ट करोगे नालायक? सैलरी खत्म हो चुका है, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से जी, अब एक बार फटाफट से आ रहा हूँ। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ पीजीपी का, और इसके साथ में टीडीएस की इंटरलिंकिंग भी करेंगे, और साथ में जो भी क्वेश्चंस है ना, 7-7 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। अब बता रहा हूँ मैं कैसे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जैसे आज की पूरी क्लास जो होगी वो हमारी प्रोविजन के ऊपर बेस होगी। आज हमारी पूरी क्लास होगी प्रोविजन के ऊपर बेस। कल की क्लास में जो इस प्रोविजन से इंटरलिंक क्वेश्चन होंगे कल हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर परसों वाली क्लास मेरी प्रोविजन के ऊपर बेस होगी, उससे अगली क्लास में फिर हम करेंगे क्वेश्चन। और होपफुली संडे को मैं कोशिश करूंगा आपकी थोड़ी सी लंबी क्लास ले लूंगा, संडे को 2 या 2.5 घंटे की लंबी क्लास लेके संडे को फिर फाइनली पैकअप कर देंगे। क्योंकि मंडे मेरे ख्याल से 18 तारीख है ना, तो 18 तारीख से हमें जीएसटी स्टार्ट करना ही करना है। तो 18 तारीख को मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, 17 तारीख तक हमें इनकम टैक्स अपना कंप्लीट करना है, ठीक है नहीं। तो होपफुली संडे को अगर मेरे को टाइम लगा तो संडे को मैं आपकी थोड़ी सी लंबी क्लास ले लूंगा, ताकि थोड़ी सी लंबी क्लास लेके उस दिन हम फुली पैकअप कर दें इसको, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। हाँ वो अमेंडेड है जी, वो अमेंडेड है, बिल्कुल अमेंडेड है, बिल्कुल अमेंडेड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट क्लासेस हैं वो। तो आप उसको आराम से देख सकते हो, बहुत डिटेल में
आपको ये फील ही नहीं होगा कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, आपको एक एक पॉइंट आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा जी। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो आपके लिए वो क्लासेस सबसे बेस्ट हैं जी। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब जो आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर हमारा है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब एक बात मेरे को सोच के बताना जी, अब क्लास के अंदर इसमें हमने काफ़ी टाइम लगाया था, और आप सब जानते हो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन कंफर्म कंफर्म आपके एग्जाम के अंदर बनता ही है। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी इसमें से बनता है, और टोटल इनकम वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर मिक्स क्वेश्चन भी इसके अंदर से बनता है। तो आप ये कह सकते हो आराम से कि ये चैप्टर की वेटेज कम से कम 8 से 10 नंबर तक की है। ठीक है ना, मतलब कम से कम 8 से 10 नंबर तक की वेटेज जो है इस सिंगल चैप्टर की होती है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। हाँ वही रोशनी, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन ही कह रहा हूँ, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन ही मैं कह रहा हूँ। जैसे आज हम पीजीपी करेंगे, कल फिर जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना वो टोटल इनकम वाले कराऊंगा जिसके अंदर पीजीपी भी दिया होगा। ठीक है ना, तो जो साथ साथ आप क्वेश्चन करेंगे वो टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो जी अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब एक बात मेरे को बताओ, सेक्शन नंबर 28 से लेकर 44 डीबी तक आपके जो भी सेक्शंस आते हैं ना वो सारे के सारे पीजीपी के हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सबसे पहले हमें डिस्कस करने, एक बार वो बता रहा हूँ कौन कौन से डिस्कस करने। एक तो सेक्शन नंबर 28, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 29 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 30 ये हम डिस्कस करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 31 इसको हम डिस्कस करेंगे। एक 32(1)(2) डेप्रीसिएशन वाला सेक्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक सेक्शन नंबर 32(1)(2)(a) एडिशनल डेप्रीसिएशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर एक सेक्शन है 32(1)(1) एसएलएम मेथड वाला, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक फिर आपका है 32(1)(3) टर्मिनल डेप्रीसिएशन वाला, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर एक सेक्शन आपका यहाँ पे आएगा डेप्रीसिएशन, सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50 आएगा कि ब्लॉक ऑफ एसेट, अगर आपने ब्लॉक में से कुछ एसेट्स बेची हैं या ब्लॉक आपने सारा का सारा ब्लॉक सेल कर दिया, उस केस में ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सेक्शन 51 एंड 52 इसको भी हम डिस्कस करेंगे जी। उसके बाद एक सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 32(2) अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन, जो आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर सेक्शन नंबर 35 में एक आपका सेक्शन नंबर 35(1)(1) साइंटिफिक रिसर्च, रिवेन्यू खर्चा किया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर 35(1)(4) कैपिटल खर्चा अगर साइंटिफिक रिसर्च पे किया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर यहाँ पे एक सेक्शन है 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाला, 35CCD। ठीक है, इसको इसको ना मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लें जो मैं लिखवा रहा हूँ, मतलब आपके एग्जाम में लगा लो 95% चांसेस जो है वो इन्हीं सेक्शन में से क्वेश्चन बनेगा। 35CCD स्किल डेवलपमेंट वाला, इसको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। फिर एक सेक्शन आपका आएगा 35AD जिसमें आपके स्पेसिफाइड बिजनेस है, 14 बिजनेस जिसमें दिए हुए हैं कि आपको ये वाले बिजनेस स्टार्ट करने हैं, 35AD इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर एक सेक्शन नंबर 36 में आपका है बेड डेट्स वाला पॉइंट्स, उसको हम डिस्कस करेंगे बेड डेट्स वाले पॉइंट को। ठीक है, और 36 में एक दो पॉइंट्स और भी हैं। उसके बाद फिर एक सेक्शन है 40A1 या 40A1A कि अगर आपने पेमेंट की है विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, आपने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटने के बाद पे नहीं किया, उस केस में कितना खर्चा डिस अलाउड होगा, उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। देन फिर एक सेक्शन आपका आएगा, सेक्शन नंबर आएगा 40 कैपिटल A3, अगर 10,000 से ऊपर की अगर पेमेंट करनी है तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट से करनी होगी, नहीं तो पेमेंट डिस अलाउड हो जाएगी। 48 एक बार वो डिस्कस कर लेंगे। देन 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला, कब कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने एक बार वो डिस्कस कर लेंगे जी। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपका सेक्शन नंबर 44AB ऑडिट कब करवाना है, ऑडिट बिजनेसमैन वालों कब करवाना है, प्रोफेशनल वाले कब करवाएंगे, 44AB वो डिस्कस करेंगे। फिर 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है उनके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इनकम कैसे निकालेंगे वो 44AD डिस्कस कर लेंगे। फिर एक है 44ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वाले केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD। एंड लास्ट में क्या है फिर आपका 44AE जो आपके ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं उस केस में इनकम कैसे निकालते हैं। ये मेन आपके सेक्शन निकल के आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पीजीपी के अंदर सेक्शन यही है, पीजीपी के अंदर सेक्शन और भी हैं, बट ये आपके मेन सेक्शन है जो हमें डिस्कस करने हैं। 95% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे, इवन जब हम डिस्कस भी करेंगे आपको दिखा दूंगा ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके इसके अंदर से बने होंगे जी। बात समझ में आ रही है जी। चलो
अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ रही, अब हमें स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर, सबसे पहले सेक्शन नंबर 28 हमें स्टार्ट करना है। अब आज का हमारा टारगेट क्या है? आज हमारा टारगेट 28 हमें डिस्कस करना है, 29 हमें डिस्कस करना है, आज हमें 30 हमें डिस्कस करना है, 31 हमें डिस्कस करना है। ये 4 सेक्शन जो है आज वाली क्लास में अच्छे ढंग से हमें रिवाइज करने हैं, ठीक है जी। चलो एक बार फटाफट से आओ, अब 28 की बात करते हैं। तो पहली बार 28 हमारा कौन सा है? 28 हमारा चार्निंग सेक्शन है। और 28 हमें क्या बताएगा कि कौन कौन सी इनकम जो होगी वो इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी, वो सारी की सारी बातें आपकी 28 में लिखी हुई है। अब पहली बात ये समझो कि चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो चैप्टर के नाम से ना ये कंफ्यूज मत हो ना कि इस चैप्टर में बिजनेस वाली इनकम टैक्सेबल होगी, इस चैप्टर में प्रोफेशन वाली इनकम टैक्सेबल होगी, वो तो होगी होगी, उसके अलावा और भी मल्टीपल इनकम होंगी जो इस चैप्टर में टैक्सेबल होंगी, बस ये पर ध्यान दो। तो पहली बात, बिजनेस से आने वाली इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल है, प्रोफेशन से आने वाली इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल है। इवन अगर आपने प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर आपने एक दिन भी बिजनेस किया होगा तो एक दिन जो इनकम कमाई होगी वो भी टैक्सेबल तुम्हारी पीजीपी के अंदर होगी। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर आपने बिजनेस किया या प्रोफेशन किया तो वो इनकम जो तुम्हारी टैक्सेबल होगी वो टैक्सेबल कहां पर होगी? पीजीपी हेड के अंदर होगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि इसके अलावा और कौन कौन सी इनकम है जो यहाँ पे टैक्सेबल करनी है। तो याद करो, मैंने कहा था कि हर एक्सपोर्टर को ना एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई सामान गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरे को एक्सपोर्ट करने पर गवर्नमेंट क्या देगी? एक्सपोर्ट इंसेंटिव देगी। अब जितने भी एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी आपके टैक्सेबल होते हैं पीजीपी हेड के अंदर। अब कौन कौन से एक्सपोर्ट इंसेंटिव यहाँ पे निकल के आ रहे हैं? तो पहला गवर्नमेंट ने बोला, यहाँ पे चेक करो जी एक बार देखो, पहली बात बिजनेस और प्रोफेशन से आने वाली इनकम जो है वो हमें यहाँ पे टैक्सेबल करनी है। दूसरा, फिर गवर्नमेंट ये बात करे कि जो भी आपके एक्सपोर्ट इंसेंटिव होंगे वो यहाँ पे टैक्सेबल होंगे। अब कौन कौन से एक्सपोर्ट इंसेंटिव है? पहला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। अब याद करो कि अगर आपको इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिला है, अगर इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस की आपने ट्रांसफर कर दी है, उसकी ट्रांसफर से जो भी तुम इनकम कमाओगे वो इनकम तुम्हारी टैक्सेबल कहां पर होगी? पीजीपी हेड के अंदर होगी। देन फिर सेकंड केस गवर्नमेंट ने बोला कैश असिस्टेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मींस अगर आपको फॉर एग्जांपल कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिला, मतलब गवर्नमेंट ने तुम्हें कैश में कंपनसेट किया। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर ये एक्सपोर्टर को इंसेंटिव क्यों मिलते हैं? इसका फुल फ्लैश लॉजिक मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने उन क्लासेस में बहुत डिटेल में समझाया है। मतलब मैंने इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कम से कम वहां पर 1 घंटा लगाया कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते क्या हैं। अभी मैं 1 घंटा लगाना नहीं चाह रहा, अभी सिर्फ इतना समझो कि यार अगर मान लो कोई भी एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट करने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बहुत सारे इंसेंटिव देती है, उनको बेनिफिट देती है। रीजन क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि बाहर का पैसा इंडिया में आता है। अब अगर बाहर का पैसा इंडिया में आएगा तो इंडिया ग्रो करेगा। तभी गवर्नमेंट कह रही है कि जितना ज्यादा तुम एक्सपोर्ट करोगे हम तुम्हें एक्सपोर्ट इंसेंटिव देंगे। पहला गवर्नमेंट ने क्या बोला? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, अगर इसकी ट्रांसफर करोगे यहां से आने वाला प्रॉफिट यहां पे टैक्सेबल होगा। दूसरा गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुम्हें कैश असिस्टेंट मिली है, दैट इज कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुम्हें की है, तुम्हें बेनिफिट हो गया, वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर। तीसरा गवर्नमेंट कह रही है अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है। अब ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई सामान इंपोर्ट किया था, उस इंपोर्ट पर मैंने कस्टम ड्यूटी पे की थी और वो सामान मैंने आगे एक्सपोर्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला जैसे तुम एक्सपोर्ट करोगे तो जो भी तुमने इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी पे की थी ना वो सारी की सारी हम तुमको वापस कर देंगे, उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो गवर्नमेंट ने बोला ये तुम्हारे हाथ में प्रॉफिट है, ये तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट निकल के आ रहा है प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। इट मींस याद करो आपको मैंने कहा था एक तो ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, एक होता है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। अच्छा, ये जितने भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं इनका नॉर्मली तुम्हें फायदा क्या होता है? जैसे मान लो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है या ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट है या ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक है। याद करो आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि आपको मैंने कहा था ये जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि अगर इतनी वैल्यू तक की तुम इंपोर्ट करोगे ना, तुम्हें इंपोर्ट पे ड्यूटी पे नहीं करनी। मतलब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने पर मुझे फायदा किसका दे रही है? इंपोर्ट करने का फायदा दे रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे एक्सपोर्ट करने पर हम तुम्हें बेनिफिट देंगे इंपोर्ट करने का। मतलब कि अगर तुमने एक्सपोर्ट किया हम तुम्हें लाइसेंस देंगे, हम तुम्हें पासबुक देंगे, हम तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे। इसका मतलब क्या है कि इतनी वैल्यू तक तुम्हें कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी। तो अगर ड्यूटी पे नहीं करनी मुझे फायदा हुआ। अब एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो मैं इंपोर्ट करता ही नहीं, भाई अगर मान लो मेरा काम इंपोर्ट करने का ही नहीं है तो इस फायदे को मैं यूज क्या करूंगा? तो याद करो गवर्नमेंट ने कहा था इनको तुम आगे ट्रांसफर भी कर सकते हो उन लोगों को जो इंपोर्ट करते हैं।
तो ट्रांसफर करने पर जो तुम्हें फायदा होगा वो टैक्सेबल करेंगे पीजीपी हेड के अंदर। गवर्नमेंट बस इतनी सी बात कहना चाह रही है। तो एक बार मुझे फटाफट से 5 इंसेंटिव बोल दो। 5 इंसेंटिव कौन कौन से आ रहे हैं? पहला कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, दूसरा कौन सा आ रहा है? ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, तीसरा आ रहा है इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस हो गया, चौथा फिर हो गया ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट हो गया, और पांचवा निकल के आ रहा है कैश कंपनसेटरी सपोर्ट हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक, हाँ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस हो गया। ये 5 बेनिफिट्स आपके निकल के आ रहे हैं जो हमें टैक्सेबल करने हैं। और एक बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम वो हमें यहाँ पे टैक्सेबल करनी है। एक तो ये आ गया जी। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हारा बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम्हारा कोई भी बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट मान लो बीच में टर्मिनेट हो गया, अब उस टर्मिनेशन पर तुम्हें कंपनसेशन पे करना पड़ रहा है, तुम्हें पैसा वहां से मिल रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेट करने की वजह से तुम्हें कंपनसेशन मिल रहा है, तो जो ये कंपनसेशन तुम्हें मिल रहा है बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने पर, तो वो पैसा भी तुम्हारा टैक्सेबल होगा पीजीपी हेड के अंदर। सेकंड पॉइंट गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है रही, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया या उसमें मॉडिफिकेशन हुई, उसके लिए जो तुम्हें पैसा मिलेगा वो पैसा टैक्सेबल कहां पर करेंगे? पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद फिर एक पॉइंट हमने और कंप्लीट किया था री, याद करो, ड्यूरिंग द बिजनेस प्रोफेशन कोई भी तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई परक्यूजिट मिलेगा विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट, तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल कहां पर होगा? पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द बिजनेस और प्रोफेशन मुझे कोई गिफ्ट मिल रहा है, मुझे कोई परक्यूजिट मिल रहा है, मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला वो गिफ्ट परक्यूजिट बेनिफिट हम तुम्हारे हाथ में ना विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट हम टैक्सेबल कर देंगे पीजीपी हेड के अंदर। मतलब अगर मान लो मुझे कोई गिफ्ट मिला है, कोई परक्यूजिट मिला है, कोई बेनिफिट मिला है, तो गवर्नमेंट ने बोला विदाउट एनी, याद करो अदर सोर्स में 50,000 रुपए की लिमिट थी, अब अदर सोर्स के अंदर 50,000 रुपए की लिमिट है, सैलरी में 5,000 की लिमिट है, यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। यहां पर अगर कोई गिफ्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, परक्यूजिट मिलेगा विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट, तुम्हारे हाथ में गवर्नमेंट करिए हम टैक्सेबल कर देंगे। ये पॉइंट यहां पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है। अगला पॉइंट फिर गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है, ये पॉइंट जो है ना, याद करो एक हमने किया था सेक्शन नंबर 40B। अब यहां पर क्या लिखा था? पार्टनरशिप फर्म, याद है पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को सैलरी पे करती है, रेमुनरेशन पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है, तो पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिल जाती है। अब जितनी पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलती है उतना पार्टनर के हाथ में क्या हो जाता है? टैक्सेबल। तो वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई इंटरेस्ट, कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन अगर पार्टनर को मिल रहा है और पार्टनरशिप फर्म को उसके हाथ में डिडक्शन मिल चुकी है, तो जितनी पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिली थी उतना हिस्सा जो होगा वो पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। देखो यहां पे क्या लिखा है, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन ड्यू टू और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम सच फर्म टू द एक्सटेंड अलाउड एज ए डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब जितनी फर्म को डिडक्शन मिली है तो पार्टनर के हाथ में उतना हिस्सा जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट यहां पर ये बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट यहां पे क्या टैक्सेबल होगा? याद करो अगले पॉइंट में क्या लिखा है कि अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी, अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन ना कैरी करने के लिए आपको पैसा मिलेगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडमार्क, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, अगर इसको ना शेयर करने के लिए पैसा मिलेगा तो ये सारा का सारा पैसा यहाँ पे टैक्सेबल होगा। याद करो मैंने क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि अगर कोई बंदा कहता है कि फॉर एग्जांपल आप टैक्स पढ़ाना छोड़ दो, आप ये काम मत करो, आप टैक्स पढ़ाना छोड़ दो, आप मुझसे 50 लाख रुपए ले लो। मैं कहा ठीक है मैं टैक्स नहीं पढ़ाऊंगा, 50 लाख रुपए लिया, तो मैं ये एक्टिविटी नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे 50 लाख मिल रहे हैं, ये 50 लाख टैक्सेबल होगा पीजीपी हेड के अंदर। कोई बिजनेस ना करने के लिए, कोई प्रोफेशन ना करने के लिए, कोई ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, ब्रांड नेम, इसको ना शेयर करने के लिए अगर पैसा मिलेगा तो वो पैसा भी तुम्हारे यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला नोट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन, आपको पैसा मिलेगा। नोट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, अगर इनको ना शेयर करने के लिए पैसा मिलेगा तो पैसा कहां पे टैक्सेबल करेंगे? पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद जी अगर कोई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है, याद करो ये आपको जब मैंने अमेंडमेंट करवाई थी इंश्योरेंस पॉलिसी वाली, तो आपको मैंने क्या कहा था कि इंश्योरेंस पॉलिसी याद है वो यूलिप प्लान, एक तो यूलिप प्लान हमने क्या कैपिटल गेन के अंदर, एक मैंने नॉर्मल आपको एलआईसी प्लान का कहा था, और वहां से मैंने कहा था कि यूलिप प्लान को बाहर निकाल दो और एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को बाहर निकाल दो। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल होती है। अब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या कि आपके बिजनेस का जो की पर्सन है, फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस कंपनी का की पर्सन कौन है? अंबानी।
अब अगर मान लो मुकेश अंबानी की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, तो उस केस में जो पैसा मिलेगा तो गवर्नमेंट ने बोला वो टैक्सेबल करेंगे अंडर हेड पीजीपी। बस ये पर ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, तो ये सारा के सारा हम टैक्सेबल करेंगे अंडर हेड पीजीपी। बट वो पॉलिसी जो है वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर टैक्सेबल होगी, नहीं तो ये पॉलिसी अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद जी, अच्छा एक अगर आपको एक पॉइंट याद आ रहा हो, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना एक ट्रांसफर होता है। फिर स्टॉक इन ट्रेड को जब तुम आगे सेल करोगे तो यहां पर पीजीपी और यहां पर कैपिटल गेन, अगर आपको याद आ रहा हो। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने पर कैपिटल गेन लग गया, बट अगर मान लो किसी ने स्टॉक इन ट्रेड ने अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एज पर सेक्शन नंबर 28 वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। तो बोला कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना, उसका ट्रीटमेंट करेंगे कैपिटल गेन हेड में, और अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करोगे उसका ट्रीटमेंट करेंगे पीजीपी हेड के अंदर। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पर 35 एडी, इसको तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये बात ध्यान देना। अभी सिर्फ इतना समझो कि एज पर सेक्शन नंबर 29 कौन कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो चुकी है। सबसे पहली बात, बिजनेस के आने वाली इनकम टैक्सेबल है, प्रोफेशन से आने वाली इनकम टैक्सेबल है। फिर आपको जो अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट हो गया, मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बदले जो पैसा मिल रहा है वो भी आपका टैक्सेबल है। तीसरा, फिर गवर्नमेंट ने बोला जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलेंगे वो भी टैक्सेबल। उसमें क्या क्या आएगा, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस हो गया, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट हो गया, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक हो गया, ये भी आपका यहाँ पे टैक्सेबल है। फिर ड्यूरिंग द बिजनेस प्रोफेशन कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई परक्यूजिट्स मिलेगा विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट, वो भी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। फिर कोई बिजनेस एक्टिविटी ना करने के लिए या प्रोफेशन एक्टिविटी ना करने के लिए आपको पैसा मिलेगा तो वो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन अगर ये दे रही है, अगर पार्टनरशिप फर्म के हाथ में डिडक्शन मिल चुकी है तो उतना पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो ये और फिर हमने कंप्लीट किया कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना वो 28 में टैक्सेबल है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि बताओ कौन कौन सी इनकम जो है वो पीजीपी हेड में टैक्सेबल होती है, बट हाँ अगर क्वेश्चन बनेगा और आपको ये पता नहीं हुआ कि ये इनकम टैक्सेबल होती है तो आप एग्जाम में गलती करके आ सकते हो। क्योंकि जब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रेम करेगा, उसने फॉर एग्जांपल लिख दिया मान लो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, अब अगर आपने 28 ही नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं ना वो इनकम टैक्सेबल होगी। उसने बोला गिफ्ट रिसीव ड्यूरिंग द बिजनेस प्रोफेशन 2000 रुपए का, अब कई बच्चों के दिमाग में 50,000 की लिमिट होगी, कईयों के दिमाग में सैलरी वाली 5,000 रुपए की लिमिट होगी, इस चैप्टर में कोई लिमिट ही नहीं है तो मतलब वो टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 28 में क्या क्या इनकम टैक्सेबल होंगी, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनेगा बट वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में डालकर तुमसे पूछ लेगा कि क्या इसकी टैक्सेबिलिटी पीजीपी हेड के अंदर होनी है, नहीं होनी चाहिए। ये बात क्लियर है। चलो अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब कौन कौन सी इनकम जो है इस चैप्टर में टैक्सेबल होनी है वो हमें समझ में आ गया, बट जो भी इनकम हमारी इस चैप्टर में टैक्सेबल होनी है उसको कंप्यूट करने का पैटर्न क्या है। अब मुझे नहीं पता कभी आपने पास्ट ईयर पेपर देखे या नहीं देखे, आप चेक करो पास्ट ईयर पेपर में ना पीजीपी के क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं, या तो वो डेप्रीसिएशन वाला क्वेश्चन फ्रेम करता है या वो आपसे पूछता है कि बिजनेस की इनकम निकाल दो। आई थिंक इस बार की मैं आरटीपी भी चेक कर रहा था तो इस बार की आरटीपी के अंदर भी शायद पीजीपी में से क्वेश्चन बना हुआ है, उसके अंदर पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है। आरटीपी ने आई थिंक एमटीपी या आरटीपी थी पता नहीं, एक पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है और फिर उसने बोल दिया इसकी इनकम निकाल दो। और इवन जो टोटल इनकम वाले क्वेश्चन बनते हैं, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपको पीएनएल अकाउंट दिया होता है, उसके अंदर एडजस्टमेंट हर हेड की होती है बट मेजरली जो होती है वो पीजीपी हेड की होती है। तो मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है या पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है, उस पीएनएल अकाउंट को यूज करके हम अपने बिजनेस की इनकम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें 29 के अंदर आपको दी है। बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे होगा क्या, यहां पर ये इस तरह से ना आपको पीएनएल अकाउंट दिया होगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दिया होगा, यहाँ पे डेबिट साइड होगी सारी की सारी,
और यहाँ पे डेबिट साइड में सारे के सारे खर्चे डेबिट किए होंगे। फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड में ऑब्वियस सी बात है सारी की सारी क्या होंगी, इनकम होंगी। ठीक है, और ये करने के बाद फिर आपका यहाँ पे, ये करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा होगा, आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा होगा। ठीक है नी, यहाँ पे क्या दे रखा होगा आपका, लास्ट में यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, और फिर उसने यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होंगी जी। अब यहाँ पे क्या दे रखी होंगी, अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होंगी। फिर अदर इन्फॉर्मेशन के बाद वो पूछ लेगा कि इस पर्सन की बिजनेस की इनकम निकाल दो। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि उसने पूछ लिया कि इस पर्सन की ना, इस पर्सन की बिजनेस की इनकम निकाल दो। अब बिजनेस की इनकम निकाल दो, तो बिजनेस की इनकम कैसे निकालनी है, तो क्वेश्चन का निकल के आ रहा है कि आप बिजनेस की इनकम, ये बिजनेस की इनकम है नहीं, इसमें काफी सारे खर्चे डेबिट किए हुए हैं, काफी सारी इनकम क्रेडिट की हुई है, अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन सबको एडजस्ट करके मेरी बिजनेस की इनकम निकालनी है। मेन मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है। अब बहुत ध्यान सुनना, बिजनेस की इनकम को निकालने का तरीका क्या होता है, और आई थिंक रेगुलर बैच वाले बच्चों को थोड़ा बहुत अगर दिमाग में आ रहा हो तो यहाँ पर आपको मैंने गाना भी बनवाया था कि हाँ भाई मेन बिजनेस की इनकम निकालते हम किस तरह से, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। तो यहाँ पर मैंने कहा था सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले ये पॉइंट सबसे समझने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला कि जो तुम्हारा ये P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट होगा ना, तुम इसको बेस बना लो। भाई जितना भी तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया है, तुम यहाँ पे ना उस नेट प्रॉफिट को बेस बना लो, मतलब उस नेट प्रॉफिट को तुम यहाँ पे लिख लो। चलो जी लिख लिया। अब कोई मेरे को बता सकता है नेट प्रॉफिट आया कैसे होगा, पहले बताओ ये नेट प्रॉफिट आया कैसे होगा। भाई जो भी तुमने नेट प्रॉफिट ये बेस बनाया, ये नेट प्रॉफिट तुम्हारा आया कैसे होगा, मतलब किस तरह से नेट प्रॉफिट तुमने कंप्यूट किया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारा नेट प्रॉफिट ऐसे आया होगा कि तुमने यहाँ पे ये वाले एक्सपेंडिचर जो होंगे वो डेबिट कर दिए होंगे, यही किया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्रेडिट साइड में इनकम होंगी, इनकम तुमने इसमें जोड़ दी होंगी, खर्चे तुमने माइनस कर दिए होंगे, और तुम्हारा ये वाला नेट प्रॉफिट निकल के आ गया होगा। अच्छा, अब जो ये नेट प्रॉफिट आपने निकाला, क्या ये नेट प्रॉफिट तुम्हारा एज पर इनकम टैक्स आया या एज पर कंपनीज एक्ट आया। भाई जो भी तुम P&L में नेट प्रॉफिट निकालते हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो नेट प्रॉफिट जो तुम निकालते हो P&L में, क्या वो एज पर इनकम टैक्स होता है या एज पर कंपनीज एक्ट होता है, एज पर कंपनीज एक्ट होता है। कभी भी जो तुम P&L अकाउंट बना रहे हो ना, वो एज पर इनकम टैक्स नहीं बना रहे, एज पर कंपनीज एक्ट बना रहे हो। अब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बना रहे हो तो फॉलो क्या किया होगा, ऑब्वियस सी बात है कंपनीज एक्ट फॉलो किया होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। क्या फॉलो किया होगा, कंपनीज एक्ट आपने फॉलो किया होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब अगर आपने कंपनीज एक्ट आपने फॉलो किया होगा, तो मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि क्या ये नेट प्रॉफिट सही होगा, क्या ये प्रॉफिट बिजनेस का होगा, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं। याद करो मैंने पहले भी कहा था कंपनीज एक्ट में एक रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। नॉमिनल अकाउंट वाले क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट वाले कहते हैं जितने भी खर्चे हैं वो सारे डेबिट कर दो, जितनी भी इनकम है वो सारी क्रेडिट कर दो। अब ये इनकम क्रेडिट है, ये खर्चे डेबिट है, ये प्रॉफिट निकल के आ गया। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, इस नेट प्रॉफिट में कई सारे खर्चे ऐसे हैं जो में भी खर्चे वो बिजनेस के है ही नहीं। इस नेट प्रॉफिट में कई सारी इनकम ऐसी हैं जो में भी बिजनेस की इनकम है ही नहीं। फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, लॉटरी की इनकम है, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सारी की सारी इनकम टैक्स में अलग अलग हेड की इनकम होती है, जबकि अकाउंट्स में अलग अलग हेड नहीं होते। तो वहां पे अलग अलग हेड होते नहीं है, उन्होंने सारी इनकम क्रेडिट कर दी। अब गवर्नमेंट ने कहा सुन क्या करना है। अब गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये वाले नेट प्रॉफिट क्या बन जाएंगे, बेस बन जाएंगे। अब ये नेट प्रॉफिट बेस बनने के बाद करना क्या है, अब जो भी ये नेट प्रॉफिट बेस बना, इसमें तुझे 4 एडजस्टमेंट करनी है। 2 एडजस्टमेंट तो करनी है खर्चों की और 2 करनी है इनकम की। मतलब ये 2 एडजस्टमेंट करनी है खर्चों की और ये 2 एडजस्टमेंट करनी है इनकम की। अगर ये 4 एडजस्टमेंट हो जाएंगी ना, तो इनकम तेरे प्रॉफिट बिजनेस के निकल के आ जाएंगे। बस ये पर ध्यान दे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये एक्सपेंडिचर है, ये ऐड है, ये लेस है, एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है, ये इनकम है जी। अब क्वेश्चन का निकल के आ रहा है कि अगर ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, तो क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है, ऐसे इनकम में क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे, ये मेन पॉइंट है। और अगर ये हमें समझ में आ गया तो प्रॉफिट हमारे बिजनेस के निकल के आ गया। बस ये पर ध्यान दो। अब गवर्नमेंट ने कहा सुन करना क्या है। अब गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले ना, सबसे पहले तू बेस बनाएगा, जो भी तेरे नेट प्रॉफिट होंगे कंपनीज एक्ट वाले, उसको तू बेस बना दे। जो भी तेरे कंपनीज एक्ट वाले नेट प्रॉफिट होंगे उसको तू बेस बना ले। बना लिया।
फिर गवर्नमेंट ने बोला कि वो सारे खर्चे तू ऐड कर दे जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए थे। अब डेबिट किए हुए थे किसने? अकाउंट्स वालों ने। अकाउंट्स के पीएनएल में काफी सारे खर्चे डेबिट है, उन्होंने डेबिट किए हुए हैं, बट वो तुझे डेबिट नहीं करने चाहिए, तो वो सारे के सारे ऐड कर दे। सर नहीं करने चाहिए, किसे नहीं करने चाहिए? इनकम टैक्स में। सर क्या ऐसे कई खर्चे होते हैं जो डेबिट किए हुए थे बट डेबिट नहीं होने चाहिए थे? बहुत सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स वालों ने डेबिट में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जबकि इनकम टैक्स में प्रोविजन कभी अलाउड होता ही नहीं है। अकाउंट्स वालों ने डेबिट में क्या लिखा है? डेबिट में लिखा है टीडीएस, अकाउंट्स वाले लिखा है एडवांस टैक्स। तो भाई ये टीडीएस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एडवांस टैक्स हो गया। इनकम टैक्स में कभी भी ये खर्चे कभी डेबिट नहीं होते, इवन ये इनकम टैक्स में खर्चा होता ही नहीं है। गवर्नमेंट का ये सारी की सारी तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटी है, बट अकाउंट्स वाले कह रहे हैं हम डेबिट करेंगे। अब वो डेबिट कर रखे हैं, क्या वो डेबिट होने चाहिए? नहीं, तो वो सारे के सारे खर्चे हटाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला पहली बात, वो सारे खर्चे इस नेट प्रॉफिट में जोड़ दे, कम नहीं करने, क्योंकि कम तो तूने पहले से ही किए हुए हैं, कम तो तूने पहले से ही किए हुए हैं। जो ये तेरा नेट प्रॉफिट निकल कर आया है ना, ये उन्हें कम करने के बाद ही आया है। बट इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि वो कम होने ही नहीं चाहिए। तो मतलब जो खर्चे डेबिट किए हुए थे बट डेबिट नहीं होने चाहिए थे, वो पहली बात तो ऐड कर दो। फिर कई बार क्या होता है, अदर इंफॉर्मेशन में कुछ खर्चे होते हैं। अब अगर मान लो आपने कई बार पढ़ा होगा, अदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ऊपर लिखा होता है पीएनआर के डेबिट में बोनस पेबल, और नीचे लिखा होता है बोनस पेड। और आप सब जानते हो कि अगर बोनस पेड है तो पेड वाले खर्चे नॉर्मली हम अलाउड कर देते हैं। अब अगर पेड वाले खर्चे नॉर्मली हम अलाउड कर देते हैं तो बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऊपर के पीएनएल में वो डेबिट नहीं है, बट इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हम ये डेबिट कर देते हैं। तो फिर सेकंड क्या करेंगे, ऐसे खर्चे जो डेबिट होने चाहिए थे बट डेबिट नहीं हुए थे, भाई एज पर इनकम टैक्स वो वाले खर्चे डेबिट होने चाहिए थे, उसको पीएनएल में डेबिट होना बनता है, बट वो डेबिट नहीं हुए थे। अब अगर वो खर्चे डेबिट हुए ही नहीं थे तो हमें डेबिट करने पड़ेंगे, हमें क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या ये दो बातें समझ में आती हैं? पहली बात एक बार दोबारा बोलो, पहली बात क्या, कौन से खर्चे ऐड करोगे बताओ? जब तुम्हारे एग्जाम में कल वाली क्लास में जो हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ कि कल जब मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये बता दो उसमें कौन से खर्चे ऐसे होंगे, कौन से खर्चे ऐसे होंगे जो हम ऐड कर देंगे? बताओ कौन से खर्चे ऐसे होंगे जो ऐड कर देंगे, जल्दी बताओ। कौन से खर्चे ऐसे होंगे जो ऐड कर देंगे जब? हाँ नहीं, कौन से खर्चे ऐसे होंगे जो ऐड कर देंगे? ऐड कर देंगे, ऐड कौन से खर्चे करेंगे? जो डेबिट किए हुए थे, डेबिट नहीं होने चाहिए थे, वो सारे के सारे ऐड कर दोगे। कौन से खर्चे माइनस कर दोगे? जो डेबिट होने चाहिए थे बट डेबिट नहीं हुए थे, वो सारे के सारे माइनस कर दोगे। ये दो चीजें हैं जी, ये दो चीजें हैं जो खर्चे आपके पीएनएल में डेबिट थे बट वो डेबिट होने चाहिए नहीं थे, वो गलत डेबिट किए हुए थे, तो वो सारे के सारे खर्चे तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे। फिर सेकंड सेकंड जो खर्चे डेबिट में होने चाहिए थे बट डेबिट में नहीं हुए पड़े थे, तो वो सारे खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। दो एडजस्टमेंट तो ही हो गए। अब करनी है दो एडजस्टमेंट जो है वो इनकम की कौन सी निकल के आती है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई इनकम वाली का सुन ले। अब कई बार क्या होता है, क्रेडिट साइड में काफी सारी इनकम होती है जो इनकम हमारे किसी काम की नहीं है, बिजनेस की किसी काम की नहीं है। फॉर एग्जांपल लॉटरी की इनकम, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैजुअल इनकम हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये सारे के सारे इनकम जो है अदर सोर्स की इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म गेन। अब ये सारी की सारी बिजनेस की इनकम है ही नहीं, बट क्या अकाउंट्स वालों ने अपने पीएनएल में क्रेडिट साइड में लिखी होगी? नहीं लिखी होगी, 100% लिखी होगी। आप कभी अकाउंट्स वालों का आप कभी अकाउंट्स वालों के पीएनएल क्रेडिट साइड में देखना क्या लिखा होता है उसमें। उसमें लिखा होता है भाई साहब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट लिखा होता है, कैपिटल गेन लिखा होता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखा होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा सुन फिर मेरी बात, ऐसी इनकम जो क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी इनकम जोड़ दो, सॉरी माइनस कर दो भाई, क्योंकि तुमने क्रेडिट की हुई है, तुमने इनकम में जोड़ी हुई है, बट वो
क्रेडिट होनी ही नहीं चाहिए थी ना, वो सारी की सारी इनकम माइनस कर दो, बस ये पर ध्यान दो। तो सारे बच्चे एक बात ध्यान दें, अगर P&L के क्रेडिट में काफी सारी इनकम दी है और वो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, रीजन क्योंकि वो बिजनेस की इनकम ही नहीं है, तो वो सारी की सारी इनकम माइनस करके दिखाओगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, फिर गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि वो कई बार क्या होता है, कई बार इनकम ऐसी होती है जो अदर इंफॉर्मेशन में दी होती है और P&L क्रेडिट में नहीं दी होती। अब वो इनकम ऐड होनी चाहिए। मैंने कहा एग्जांपल, सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, सर मान लो ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, सर कैश कंपनसेटरी सपोर्ट हो गया, सर गिफ्ट हो गया ड्यूरिंग बिजनेस प्रोफेशन। तो कई सारी इनकम हो सकती हैं जो आपके अदर इंफॉर्मेशन में है, मतलब उसका इफेक्ट अभी ऊपर नहीं गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कोई इनकम ऐसी है जो क्रेडिट नहीं की हुई तो वो सारी की सारी इनकम तुम ऐड करके दिखा दोगे। वो सारी इनकम ऐड कर देंगे जो क्रेडिट होनी चाहिए थी और क्रेडिट नहीं हुई थी, वो सारी की सारी इनकम ऐड कर दोगे। बस ये पर ध्यान दो। 4 एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट है। कौन कौन सी? पहला, बेस क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट। दोबारा बोलो, बेस क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट। कौन से वाला? कंपनीज एक्ट वाला। एडजस्टमेंट कितनी करनी है? 4। 2 किसकी? खर्चों की। 2 किसकी? इनकम की। पहली कौन से करेंगे? जो खर्चे, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, जो एक्सपेंडिचर डेबिट किए हुए थे, इसने अकाउंट्स वालों ने डेबिट नहीं होने चाहिए थे एज पर इनकम टैक्स, वो क्या कर दोगे? इसमें से सारे के सारे खर्चे ऐड कर दोगे, क्योंकि वो आपने डेबिट किए हुए हैं, डेबिट होने नहीं चाहिए थी, वो सारे के सारे ऐड कर दोगे। पहला पॉइंट तो ये। फिर वो सारे खर्चे माइनस करवा दोगे। कौन से खर्चे माइनस करेंगे? जो डेबिट होने चाहिए थे बट डेबिट नहीं हुए थे। ऐसे खर्चे जो डेबिट होने चाहिए थे, डेबिट नहीं हुए थे, ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं? हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, मान लो बोनस पेड हो गया, बेड डेट्स हो गया, डेप्रीसिएशन WD मेथड वाला हो गया। अदर इंफॉर्मेशन में कई सारे पॉइंट हो सकते हैं जो आपको माइनस करने पड़ सकते हैं। फिर आ जाओ क्रेडिट साइड में, उसमें कौन सी इनकम माइनस करेंगे? जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, वो सारी इनकम माइनस कर दोगे। और जो क्रेडिट होनी चाहिए थी बट क्रेडिट नहीं हुई थी, वो सारी की सारी इनकम ऐड कर दोगे। बस एक बात ध्यान दो। अब ये सारी बातें करने के बाद आपके प्रॉफिट निकल कर आ जाएंगे PGP के, ठीक है जी, और इसके बेस पे ही आप बिजनेस की इनकम निकालोगे। बस एक बात ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? भाई मेरे भरोसे कुछ नहीं है, ना 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 ना, ये लाइन मत लिखा करो, इनकम टैक्स आपके भरोसे। भैया मैं तो सिर्फ जो मेरा काम है वो कर रहा हूं, मैं तैयारी आपने खुद करनी है अपनी, बिल्कुल अपनी तैयारी अलग से करके चलनी है। ये तो इन एडिशन टू यूअर तैयारी है। कभी भी किसी टीचर की रिवीजन क्लास को ये मत कहा करो कि हम तुम्हारे भरोसे हैं, ये लाइन फिर जिंदगी भर डिपेंडेंसी बन जाती है। ठीक है ना? आप ये कहो सर हमने अपनी तैयारी की हुई है, रिवीजन आपके भरोसे है, हम चाहते हैं कि रिवीजन आपसे हो जाएगी तो हमारा मजबूत हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, चलो। तो अब ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई कि हमें करना किस तरह से, इनकम कंप्यूट करनी है, वो सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब एक बात मेरे को बताओ, अब यहाँ पर बात हो रही है खर्चों की, अब यहाँ पर बार बार बात हो रही है खर्चों की। अब याद करो, आपको मैंने कहा था खर्चे जो होते हैं ना, खर्चे जो होते हैं, खर्चे 2 तरह के होते हैं जी। अब यहाँ पर मैंने कहा था एक्सपेंडिचर जो होते हैं, एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो एक्सपेंडिचर होते हैं रिवेन्यू, एक एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल। अब रिवेन्यू खर्चे तो गवर्नमेंट कहती है 100% अलाउड हो जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड करेंगे बट इन दी रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन। कि अगर कोई खर्चा रिवेन्यू खर्चा है, अगर कोई खर्चा रिवेन्यू खर्चा है तो 100% वो खर्चा हम क्या करेंगे? अलाउड करेंगे। और अगर कोई खर्चा कैपिटल खर्चा है
तो अलाउड करेंगे इन द रेशो ऑफ डेप्रीसिएशन, हम डेप्रीसिएशन की रेशो में अलाउड करेंगे। ये बात ध्यान देना चाहिए। रेवेन्यू खर्चे सारे के सारे 100% अलाउड है, कैपिटल खर्चे अलाउड है इन द रेशो ऑफ डेप्रीसिएशन, बस ये बात ध्यान दो। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 30। अब 30 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई खर्चा बिल्डिंग से रिलेटेड है उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। फिर 31 ये बात कहता है कि अगर कोई खर्चा प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर से रिलेटेड है उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। अब सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे, सारे बच्चे आंसर देंगे। ये मान लो मेरे पास ना 2 बिल्डिंग है, मिस्टर वीजी के पास एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये है। सारे बच्चे आंसर देना। इस बिल्डिंग को मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं और इस बिल्डिंग को मैंने आगे रेंट पे दे दिया और जिसको रेंट पे दिया वो इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज कर रहा है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये, इस बिल्डिंग पर मैं बिजनेस कर रहा हूं, अब इस पर 2 खर्चे मेरे को करने हैं, एक खर्चा करना है रेवेन्यू, एक खर्चा करना है कैपिटल। सारे बच्चे इतना बोल देना, अगर ओनर ने अपनी बिल्डिंग पर रेवेन्यू खर्चा किया तो क्या वो खर्चा P&L में डेबिट कर लेगा, नहीं कर लेगा? सिंपल बात करो, सिंपल। अगर ओनर ने अपनी बिल्डिंग पर रेवेन्यू खर्चा किया तो क्या वो खर्चा P&L में डेबिट कर लेगा, नहीं कर लेगा? यस कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना खर्चा होगा रेवेन्यू खर्चा होगा वो डेबिट कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट, अगर ओनर ने अपनी बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा किया तो बताओ क्या करोगे। अगर मान लो ओनर है, ओनर ने अपनी बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा किया, बताओ क्या करोगे। अगर ओनर ने अपनी बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा किया तो बताओ क्या करोगे। सिंपल, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, जो भी उसकी कॉस्ट होगी बिल्डिंग की उसमें इसको ऐड कर देंगे और उस पे आप क्लेम कर लेंगे डेप्रिसिएशन। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपने कैपिटल खर्चा किया है तो उसको अब बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दोगे, फिर टोटल वैल्यू पर तुम क्या क्लेम कर लोगे, डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट यहां पर निकल के आ रहा है। अगर बिल्डिंग पर ओनर ने खर्चा किया तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बात उसकी हो रही है। क्लियर है? अब यहां पे आ जाओ जी। अब मिस्टर वीजी के किराए पर दिया, मान लो किराए पर दिया फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर एसजी को। अब अगर मान लो मिस्टर एसजी हैं, उसको ये किराए पर दिया, अब एसजी को किराए पर दिया तो क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है जी, क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि वीजी ने एसजी को किराए पर दिया, अब एसजी जो है इस पे खर्चा करेगा। खर्चे 2 तरह के होंगे यहां पर भी, या तो रिवेन्यू या कैपिटल। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगर ध्यान सुन, अगर टेनेंट ने दूसरे की बिल्डिंग पर रिवेन्यू खर्चा किया, क्या वो खर्चा अलाउड करोगे, नहीं करोगे? मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, टेनेंट ने दूसरे की बिल्डिंग पर रिवेन्यू खर्चा किया, अलाउड करोगे, नहीं करोगे? यस अलाउड करेंगे। मतलब किराएदार अपने P&L में ये खर्चा डेबिट कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर टेनेंट ने दूसरे की बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा किया है, अब बताओ क्या करोगे जी। अब बताओ क्या करोगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि टेनेंट ने ओनर की बिल्डिंग पर 5 लाख रुपए कैपिटल खर्चा किया है, तो बताओ क्या ट्रीटमेंट दोगे उसको। अलाउड करोगे, नहीं करोगे? बिल्कुल अलाउड करेंगे। याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ऐसे अलाउड नहीं करेंगे। जैसे ओनर के हाथ में अलाउड करते हैं वैसे नहीं करेंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, जैसे ओनर के हाथ में अलाउड करते हैं वैसे नहीं करेंगे। ओनर के हाथ में क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बना के क्या क्लेम करते हैं, डेप्रिसिएशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना खर्चा भी टेनेंट ने किया होगा ना, सिर्फ उतने खर्चे को हम डीम्ड बिल्डिंग मान लेंगे। सिर्फ उतने खर्चे को डीम्ड बिल्डिंग मान लेंगे और उस पर क्या क्लेम करवा देंगे, डेप्रिसिएशन। मतलब अगर किराएदार ने 5 लाख रुपए खर्चा किया है, बिल्डिंग 80 लाख की है, तो गवर्नमेंट ने बोला इस 5 लाख को तू मान ले डीम्ड बिल्डिंग। मतलब डीम्ड बिल्डिंग मतलब कि ये तेरी बिल्डिंग है, इतनी सी बिल्डिंग है और उस पर तू क्लेम कर ले डेप्रिसिएशन, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बात लिखी थी एक्सप्लेनेशन के अंदर सेक्शन नंबर 32 की। अगर किराएदार कैपिटल खर्चा करेगा वो डीम्ड बिल्डिंग मानकर क्या अलाउड कर देंगे, डेप्रिसिएशन। बस ये बात ध्यान दो, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बात हो रही है बिल्डिंग की। क्रक्स क्या निकल कर रहा है, क्रक्स ओनर खर्चा कर रहा है, रिवेन्यू कैपिटल अलाउड। रिवेन्यू सारा, कैपिटल कॉस्ट में ऐड करोगे, क्लेम कर लोगे डेप्रिसिएशन। अगर टेनेंट ने
खर्चा किया किसी दूसरे की बिल्डिंग पर, रेवेन्यू सारा अलाउड है। अगर खर्चा किया कैपिटल तो डीम्ड बिल्डिंग मानकर अलाउड कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट नंबर 30 में निकल के आ रहा है जी। क्या इसको लॉक कर सकता हूँ? चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है सेक्शन नंबर 31। अब 31 क्या है? 31 है जी आपका अगर कोई खर्चा प्लांट मशीनरी वाला है, फर्नीचर वाला है, उस केस में क्या करेंगे? सेम 30 की तरह, फर्क बस एक जगह पर आएगा। फर्क कहाँ पे आएगा जी? प्लांट मशीनरी के ऊपर दो खर्चे हैं, ओनर करेगा या टेनेंट करेगा। ओनर ने अपनी मशीन पर रिवेन्यू खर्चा किया, 100% अलाउड। ओनर ने अपनी मशीन पर कैपिटल खर्चा किया, मशीन की कॉस्ट में ऐड करोगे और क्या क्लेम कर लोगे? डेप्रिसिएशन। क्लियर? सेम वही बात है। मशीन, ठीक है जी। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू सो मच जी, आपने मेरी तारीफ की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पर आओ अगले। अब यहाँ पे देखो जी, अगर बात करूंगा टेनेंट की, अगर बात करूंगा टेनेंट की, रेंट डिसलाउड होता है। कैसी बात कर रहे हो? रेंट डिसलाउड होता है। वो डिसलाउड तब होता है अगर टीडीएस ना काटा हो। आगे देखो, टेनेंट ने मशीन पर रिवेन्यू खर्चा किया है, 100% अलाउड है। बट अगर टेनेंट ने मशीन पर कैपिटल खर्चा किया तो ये अलाउड नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो। ये अलाउड नहीं होता, गवर्नमेंट कहती है ये वाला खर्चा हम अलाउड नहीं करेंगे। यहां पे लो साइलेंट है, यहां पे ध्यान रखना, मशीन पर अगर टेनेंट कोई कैपिटल खर्चा करेगा तो वो अलाउड नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या आपको मेरी बात समझ में मेरी बात पल्ले पड़ भी रही है, नहीं पड़ रही? जल्दी बताओ। मेरे को लग रहा है आवाज ही नहीं आ रही। डन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट आपका निकल के आ रहा है, मशीन वाले केस में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर आज आप जवान लग रहे हो। अरे यार मैं मुंह धो के आया हूँ आज। रेंट तो ओनर के लिए रेंट ओनर ओनर का रेंट कहाँ से आएगा? ओनर रेंट कैसे पे करेगा अपनी बिल्डिंग पर? और रिपेयर की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे, रेंट तो टेनेंट की बात करते हैं। मैं अपनी बिल्डिंग पर किराया क्यों पे करूंगा? और रेंट ओनर का पॉइंट आ भी कहां से रहा है, एक बार बताओ। हैं? रेंट ओनर क्यों पे करेगा? रेंट तो टेनेंट पे करेगा ना। मेरे लिए रिपेयर, मेरे लिए रेवेन्यू खर्चे कौन से हो गए? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेरे लिए तो रिपेयर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये मेरे लिए रेवेन्यू खर्चे हैं। रेंट तो किराएदार पे करेगा, तो वो किराएदार के लिए रेवेन्यू खर्चा है, तो वो किराएदार के हाथ में अलाउड होगा, मेरे हाथ में क्यों अलाउड होगा? कंक्लूजन समझ में आ रहा है? कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? क्लियर है? लॉक कर दो इसको जी। डीम्ड रेंट, कोई भी रेंट हो ओनर के हाथ में अलाउड नहीं है, ठीक है ना? ओनर के हाथ में रेंट अलाउड नहीं है, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ओनर के हाथ में कोई भी रेंट अलाउड नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। अब वापिस आओ, कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, 28 ने बताया कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। एक नहीं, मल्टीपल इनकम टैक्सेबल है। लिस्ट आपको याद करनी है, कैसे भी याद करो वो तुम्हारी हेडेक है, याद करनी जरूरी है। आज रात को, कल सुबह, परसों रात को, कैसे भी करके याद होनी चाहिए लिस्ट कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। पहली बात तो ये, जो इनकम टैक्सेबल है उसको कंप्यूट करने का तरीका बताया सेक्शन नंबर 29 ने। उसने कहा रही जो आपका नेट प्रॉफिट है उस कंपनीज एक्ट वाला, उसको तुम बेस बना लो, बना लिया। उसमें तुम जोड़ दो, क्या जोड़ दो? एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर? जो डेबिट किए हुए थे, डेबिट नहीं होने चाहिए, वो जोड़ दो। माइनस कर दो एक्सपेंडिचर, कौन से? जो डेबिट होने चाहिए थे, डेबिट नहीं किए हुए थे, माइनस कर दो। इनकम, इनकम माइनस कर दो, कौन सी? जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, माइनस कर दो। वो इनकम ऐड कर दो जो क्रेडिट होनी चाहिए थी बट क्रेडिट नहीं हुई थी, ये इनकम ऐड कर दो। ये तुम्हारी इनकम आ गई बिजनेस की। फिर इनकम आ गई, इसमें एक्सपेंडिचर का जो है, एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रिवेन्यू या कैपिटल। अब गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, अगर रिवेन्यू खर्चे हैं तो नॉर्मली अलाउड होते हैं, कैपिटल भी अलाउड होते हैं बट डेप्रिसिएशन की फॉर्म में।
अब सबसे पहले इन्होंने उठाया सेक्शन 30 और 31, बिल्डिंग वाला खर्चा है, मशीन वाला खर्चा है, फर्नीचर वाला खर्चा है। दो केस होंगे, दो लोग खर्चे करेंगे, ओनर करेगा या टेनेंट करेगा। ओनर में मेनली दो तरह के खर्चे होंगे, या तो रिवेन्यू होगा या कैपिटल होगा। अगर ओनर रिवेन्यू खर्चा करेगा तो 100% नॉर्मली अलाउड होता है, मतलब ओनर अपने पीएनएल में डेबिट कर लेगा। अगर ओनर कैपिटल खर्चा करेगा तो इन सब की कॉस्ट में वो खर्चा जोड़ के तुम क्लेम करवा दोगे डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया। फिर टेनेंट अगर करेगा या तो रिवेन्यू करेगा या वो कैपिटल करेगा। अगर वो रिवेन्यू करेगा तो 100% अलाउड है। अगर वो कैपिटल करेगा दो केस है, या तो बिल्डिंग या मशीन। अगर बिल्डिंग तो फिर डीम्ड बिल्डिंग मानकर क्लेम करवा देंगे डेप्रिसिएशन। अगर मशीन तो मशीन वाले केस में अलाउड नहीं है। ये सारी की सारी बातें आपके निकल के आ रही है। अबे बिल्कुल करवा देंगे, अगर टाइम मिला तो यार बिल्कुल करवाएंगे। ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं। लॉक कर दूं जी? तो ये आपका सेक्शन है। अब ध्यान रखना, कल की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल हमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना भी है और कल उसके हमें क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है जी? तो कल ध्यान रखना, कल की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट है। कल हमें क्वेश्चन, पहले मैं डेप्रिसिएशन के बारे में एक बार फटाफट से आपको 15-20 मिनट बता दूंगा डेप्रिसिएशन के बारे में, और देन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे कल वाली क्लास में एक दो फुल फ्लैज क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा और हमें कैसे करके आना होगा जी। क्या बात सुनी आ रही है जी? पक्का पक्का? चलो, तो फिर हम मिलेंगे कल वाली क्लास में सेम टाइम रात को 9 बजे सेम जगह पर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। इसमें अमेंडमेंट नहीं आई, पीजीपी के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है 35 जो आपका डी सेक्शन है उसके अंदर आई है। मेजर कोई अमेंडमेंट पीजीपी के अंदर नहीं है। ठीक है जी, मेजर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो आपने पढ़ा है बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। पार्टनर का शेयर तब एग्जम्प्ट होता है मेरे बच्चे, पार्टनर का शेयर कब एग्जम्प्ट होता है? जब पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्स लग चुका है। ठीक है ना? अगर पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिल गई है तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल। अगर पार्टनरशिप फर्म के हाथ में प्रॉफिट टैक्सेबल हो गए हैं तब सेक्शन 10(2)(a) के अंदर पार्टनर का शेयर एग्जम्प्ट होता है, ऐसे एग्जम्प्ट नहीं होता। ठीक है जी? वो देखना पड़ता है कि पार्टनरशिप फर्म के हाथ में क्या ट्रीटमेंट हुआ है, उसके बेस पे टैक्सेबिलिटी होती है। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है? चलो, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।